नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में G20 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बात हिमालयी राज्य उत्तराखंड की करें तो यहां अब तक 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। हाल ही में नरेंद्रनगर में G20 की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्लोबल स्तर पर करप्शन को खत्म करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने को लेकर चर्चा हुई और अब तीसरी बैठक की तैयारी हो रही है, जो ऋषिकेश में 26 से 28 जून तक होगी। इन 3 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों और इससे जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि धामी सरकार G20 की तीसरी और अंतिम बैठक की तैयारियों में लग गई है। उनका कहना है कि G20 की दोनों बैठकें काफी सफल रही हैं और इन बैठकों से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हुआ है। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को जाना है, यानी G20 के माध्यम से उत्तराखंड ग्लोबल स्तर पर उभर रहा है। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया ने उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 G20 बैठकें आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं, एक रामनगर में, एक ऋषिकेश में, और तीसरी बैठक भी ऋषिकेश में आयोजित होनी है। 26 से 28 जून तक 3 दिन की ये बैठक होगी। इससे पहले नरेंद्रनगर में जो बैठक हुई थी, उसका शीर्षक था किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर जो करप्शन बढ़ रहा है उसके लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए और किस तरीके से करप्शन से लड़ा जाए। और इस बार की जो बैठक होने वाली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। जो चुनौतियां देशों के सामने आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, किस तरीके से उस पर पार पाया जा सकता है और ख़ास तौर पर नई तकनीकों का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं और पहले भी जब तमाम विदेशी डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा था, उस समय भी उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को देखा था, जाना था, गाँव का दौरा किया था और कई छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिली। इस धरती से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, उसे जाना और खूब सराहना भी की गई। और यही एक बार फिर ऋषिकेश में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक, आखिरी ये बैठक होने जा रही है G20 की उत्तराखंड में, और एक ग्लोबल पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले सिर्फ उत्तराखंड एक धर्मनगरी के तौर पर, एक पर्यटन राज्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ये जो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई हैं उत्तराखंड में, उससे उत्तराखंड को ग्लोबल स्तर पर एक नई पहचान मिली है। क्योंकि जिस तरीके से ये बैठकें हुई हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर, चाहे वो करप्शन की बात की जाए या फिर अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश 2025 तक एक अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। ये लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है और उसी की ओर काम किया जा रहा है। इसी के तहत ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा प्रदेश न सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि विदेशों में भी अपनी एक नई पहचान बना रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि G20 में किस तरीके से G20 के माध्यम से उत्तराखंड को ग्लोबल स्तर पर पहचान मिल रही है, उत्तराखंड ग्लोबल स्तर पर उभर रहा है।
तो चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और राजेंद्र बिजरी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी आपके पास आऊँगी। G20 सम्मेलन हुआ उत्तराखंड में, 2 बैठकें हुई, महत्वपूर्ण बैठकें थी और तीसरी बैठक भी यहाँ आयोजित होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, G20 सम्मेलन उत्तराखंड में हुआ, इसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन 100 करोड़ रुपए लगभग हमारे इस पे खर्च हुए हैं और अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का, और हो सकता है थैंक यू मोदी के बोर्ड भी लग जाए, फिर दोबारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा दिखाना है तो क्या पता ये बोर्ड भी लगाएं। एक्चुअली इस बैठकों से फायदा क्या हुआ? अभी हम करप्शन पे बात कर रहे थे, इस बैठक से करप्शन के बारे में इन्होंने कुछ सीखा है। क्या सीखा इन्होंने करप्शन में? आज भी मैडम नगर निगम जैसी जगह पे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 300-400 रुपए देने पड़ रहे हैं। परसों मुझे किसी का फोन आया, वो फोन कर रहे थे, मैं उठा नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे बताया ये बात कि मैं जब अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बच्चे क्या गए तो वहां भी रिश्वत मांगी जा रही है। तो रिश्वत कहाँ खत्म हो रही है? आप करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या चीज सीख रहे हैं इन चीजों से? इनसे देखो, ये परिवर्तन तो इंसान के अंदर लाने होंगे। आपको विभागों के अंदर बोर्ड लगाने पड़ेंगे कि अगर आपसे कोई परेशान करता है, नाजायज परेशान करता है, तो आप इस नंबर पे फोन करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की काम करने पड़ेंगे, ना कि G20 का बैठक करके 100 करोड़ रुपए खर्च करके। आप उत्तराखंड की हालत देखें इस समय कितनी खराब है। आप जो नर्सिंग स्टाफ आपने कोरोना काल में रखा था, आज उसको बाहर निकालने की नौबत आ गई है। हमारे पास पैसों की कितनी दिक्कतें हैं। दून हॉस्पिटल के अंदर 2 स्ट्रेचर तक नहीं खरीदे जा रहे हैं। परसों न्यूज़पेपर में आ रखा था कि वहाँ स्ट्रेचर ही नहीं है, और जो है वो भी टूटी हुई हालत में है। तो हमारे पास व्यवस्थाएं तो है नहीं। अब आप कहते हैं 100 करोड़ रुपए खर्च करके आपने कल्चर दिखा दिया। ऐसा क्या कल्चर दिखा दिया आपने ऋषिकेश और रामनगर के अंदर? अगर आपको वाकई कल्चर दिखाना था, आप गैरसैंण जाते, आप ग्वालदम जाते, आप टिहरी के किन्हीं क्षेत्रों में जाते, वहां कल्चर दिखाते, तो 100 करोड़ क्या पता हमारा वहां कहीं लगता, रास्तों में लगता, लोगों का, वहां की आम जनता का फायदा होता। यहाँ क्या देहरादून में कल्चर देखेंगे या ऋषिकेश के अंदर क्या कल्चर दिखेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे अन्य जगहें होती है। तो स्पेशल ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इससे युवाओं को फायदा होना चाहिए था। आप बताएं, G20 सम्मेलन किया आपने, युवाओं को क्या फायदा हुआ? अभी मुख्यमंत्री जी मैं सुन रहा था कि बहुत फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? युवाओं को क्या मिला? महिलाएं क्या सुरक्षित हो गई? उसमें ऐसी क्या बात हुई कि महिलाएं हमारी सुरक्षित हो गई? उसमें किस तरीके की हमने बातें करी, क्या बोला? सिर्फ 100 करोड़ की बर्बादी हुई है, और मुझे नहीं लगता कोई इसमें लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और अगर फायदा हो तो उसकी सराहना की जाएगी। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बहुत बड़ा आभार हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो हमें तो ऐसा कोई आभार नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ है। ठीक है, अनुपम खत्री जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगे तीसरी बैठक को लेकर जो ऋषिकेश में होने जा रही है। जी देखिए, G20 हो रही है बैठक, एक इंटरनेशनल ग्लोबल बात करी जा रही है, पर मेरे को बड़ा दुख है, ये कहने में दुख महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ एक पैसे की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति आज 75,000 रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है, और किस भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, ग्लोबल पहचान दिलाने की बात कर रहे हैं। ग्लोबल पहचान तो अंकिता हत्याकांड से भी पूरे भारत देश में ये चर्चा का विषय बना, यूके ट्रिपल पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बना, बेरोजगारों को लाठीचार्ज हुआ वो पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बना। तो भारत और विश्व पटल पे तो हमारी चर्चाएं उत्तराखंड की जा ही रही हैं। लेकिन अभी हमने जैसे आप ऋषिकेश की आप बात कर लीजिए, पिछली जो बैठक ऋषिकेश में हुई है जी, इन्होंने सिर्फ लीपा पोती का काम किया है। सड़कों के इधर उधर जो टूटा फूटा था या बस्ती था, उनको हरे पर्दे लगा के छुपा के आप लीपा पोती करके क्या करना चाह रहे हैं? मतलब एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। हर विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप क्या विकास प्राधिकरण की बात कर लो, आप किसी भी टेंडर की बात कर लो। अभी कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता बोल रहे थे, एक छोटी सी एग्जाम्पल उन्होंने दी कि नगर निगम में जाओ तो 300 रुपए लगते हैं। साहब, नगर निगम के तो सारे रिकॉर्ड चोरी करवा दिए इन्होंने, और रिकॉर्ड चोरी करवा के ये बोल के बैठे हैं साहब हमारे पास तो फोटो स्टेट किए हुए हैं, तो बस बात खत्म हो गई। मतलब चोर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। 6 अलग अलग क्षेत्रों के पूरे रिकॉर्ड फाइल्स वहां से चोरी हैं। आज 6-7 महीने हो गए, चोरों का पता नहीं चल रहा है इनको। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है ये सरकार। और आप ये देखेंगे, पार्षदों को देखिए, अंसल प्लाजा में घुसते हैं, वहाँ
उसके सेक्रेटरी के ऊपर हमला करते हैं, उसकी वाइफ को मारते हैं, उल्टा उसी के ऊपर केस लगवाते हैं। यहाँ पे आप देखिए बिजली विभाग में जाके इनके पार्षद मारापीटी कर रहे हैं। जगह जगह से खबरें आती हैं कि पार्षद जो है गलत तरीकों से लोगों को बसा रहे हैं, बसावट दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दिलवा रहे हैं। तो ऐसे में G20 का आडंबर रच के क्या फायदा? एक कर्जे में डूबा प्रदेश है हमारा, उसको आप और कर्जदार बना रहे हैं। तो ये पैसा आप फ्रूटफुल जगह लगाते। दून अस्पताल की आप हालत देख लीजिए खराब है, सुशीला तिवारी की आप देख लीजिए हालत खराब है। सरकारी स्कूलों में अटल विद्या योजना जो इनकी आई थी, स्मार्ट स्कूल जो भी इन्होंने बनाए, पिछली बार आप ही की डिबेट में मैं बैठा था, उसमें क्या रिजल्ट सामने निकल के आया? ठीक है। तो हकीकत को छुपाने के लिए ये आडंबरों का एक ये संरचना रचते हैं और माननीय धामी जी, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते रहते हैं और हमारी देश की जनता का, टैक्स पेड जनता का पैसा फूकते रहते हैं। इससे ज्यादा ये सरकार और कुछ नहीं कर रही। ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से एक तीसरी बैठक और अंतिम बैठक उत्तराखंड में आयोजित की जानी है G20 से, आपको क्या लगता है कि G20 के माध्यम से जो उत्तराखंड को पहचान विश्व स्तर पर मिल रही है, कितना लाभ आगे आने वाले समय में और लक्ष्य 2025 को हासिल करने में होगा? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि G20 है क्या। G20 के बारे में हमें ये सोचना पड़ेगा। G20 जो है 19 देशों का एक समूह है और जिसमें यूरोपियन जो 20वां जो समूह है वो आपका यूरोपियन यूनियन है। अगर आप समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 65%, 66% करीबन जो है G20 देशों की जनसंख्या है। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 2/3 जो है जो इकोनॉमिक जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इकोनॉमिक जितनी भी वर्ल्ड की हैं, वो सब G20 कंट्रीज से आती हैं। तो हमें इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हम क्या बात करते हैं, किस चीज के बात करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमें जो है इतने समूह की ऊपर भारत को एक जो है अध्यक्षता मिली है, उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है, तो इसका बहुत बड़े मायने। मीन्स इसका मतलब ये है कि जितने भी जो है वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन है या 2/3 इकोनॉमिक जो जाइंट्स हैं, उसके बीच में भारत का कहीं नाम कहीं ना कहीं वर्चस्व हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे, चाहे पर्यटन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब मुद्दों पे बात हो रही है, एक्सटर्नल अफेयर पे बात हो रही है। इसके अलावा जो है बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसपे जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इन कंट्रीज के बीच में, इसमें समिट में बात हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि है और ये इम्पोर्टेंस है। एज अ डेवलपिंग कंट्री हिंदुस्तान जो है, जो भारत बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग उन देशों में शामिल हो रहे हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं। इसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर, यूके से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें इसमें जो है क्या कहते हैं, एक ये सोचना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं उनके समकक्ष खड़े हो रहे हैं। रही बात जो है उत्तराखंड में 3 समिट जो होने जा रहे हैं, 3 मीटिंग जो 2 हो चुकी हैं और एक और होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि अगर आप देखें कि हमारी जितनी स्टेट है भारतवर्ष में, उसमें से जो है जिसमें मैक्सिमम जो है उत्तराखंड को जो है मिला है मीटिंग होल्ड करने का। और इसमें आप ट्रेवल के ऊपर में बात हो चुकी है, टूरिज्म के ऊपर बात हो रही है, करप्शन के ऊपर बात हो रही है और आने वाले टाइम पे किसी और सब्जेक्ट पे बात होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कंट्रीज के डेलीगेट्स आते हैं, इसमें बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं या हम उनसे शेयर कर सकते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें, या और कोई कंट्री है अगर उसमें जो है कोई इम्प्रूवमेंट है, उस कंट्रीज में अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, अगर स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, अगर वहां पे अगर स्विट्जरलैंड में जो है टूरिज्म जो इन्होंने बढ़ाया है, तो वो किस कारणों से बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं किसी और कंट्रीज की, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी बढ़ी है, स्टार्टअप बढ़ी है, तो क्यों हुआ है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमें सीखने की बात है और ये तभी हो सकता है जब हम आपस में बैठ के बात करें और कंट्री से बात करें, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सोच में कुछ जो है फर्क आ सकता है। संजीव वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। संजीव जी, क्या कहेंगे, तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तैयार हो चुकी है, तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से आप इस बैठक को देख रहे हैं उत्तराखंड के लिहाज से? मैं सुन नहीं पाया हूँ, जरा थोड़ा रिपीट कीजिए। संजीव जी, तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक, अंतिम ये बैठक होगी G20 के तहत जो ऋषिकेश में आयोजित होनी है 26 से लेकर 28 जून तक, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए,
भारत के लिए भी और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि जिस प्रकार से 249 G20 की बैठकें सर्वत्र देश भर में होने जा रही हैं और उसी कड़ी में 3 महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड में हो रही हैं, जिससे बाहर का जो जितने भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं अन्य बड़े देशों से, जहां की इकोनॉमी आज काफी हद तक एक विकसित देशों की श्रेणी में वो लोग हैं और तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं चर्चा पर वापस। जो इस बार की बैठक होनी है वो होनी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो इन G20 देशों में जिस तरीके से चुनौतियां सामने आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित, और क्या नई तकनीकें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी कई बातें हैं जिन पर इन बैठकों में चर्चा होनी है। आशीष जी, आपने कह दिया कि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लेकिन 2025 तक जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड को अग्रणी बनाने का, अगर ये बैठकें उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं तो उसमें गलत क्या है? और इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, ये ऐसे मुद्दे हैं जो शायद पूरे देश, बहुत सारे देश, खासतौर पर G20 देश इससे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। अगर उस पर चर्चा होती तो गलत क्या है? देखिए मैडम, गलत तो कुछ भी नहीं है। 2022 तक सबको अपने मकान होंगे, सबका अपना मकान होगा, मोदी जी ने कहा था। और ऐसा मकान नहीं जैसे कांग्रेस जैसा, ऐसा मकान जिसमें बिजली के नल होंगे, नल में जल होंगे, बिजली पानी होगी, सब कुछ होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो इन्होंने किस तरीके की बातें बोली थी? ये आगे के टारगेट देते रहते हैं कि 24 का चुनाव जीतना है, कोई बात नहीं 25 बोल देते हैं, फिर 27 में चुनाव आना है तो 28 बोल देते हैं। ये इनका चलता रहता है इस तरह की बातें करना। आप ये देखिए G20 सम्मेलन की जहाँ तक बात करते हैं, एक कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जब तुम्हारे पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए तो पैसा नहीं है। आप देखिए हमारे जो स्कूल के ये शिक्षक हैं, ये एडेड स्कूलों के, उनको हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। अभी पीछे कुछ दिन पहले आया था, जो नर्सिंग स्टाफ जो हमारे लिए भगवान का स्वरूप थे, उनको आज में तनख्वाह न दे पाने के कारण उन्हें नौकरी से निकालना पड़ रहा है। हम इसमें तो अव्वल ही हैं, भ्रष्टाचार में, ये तो हम हर जगह देख ही रहे हैं। सड़कों के हाल पूरा देहरादून देख लें आप, सड़कों के किस तरह से हाल हो गए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं पर उनपे काम नहीं चल रहा है। हर जगह तो हम फेल हो चुके हैं। अब हमें दिखाना क्या है? आज मैं केदारनाथ से, मुझे किसी की बात हुई, पूना से लोग आ रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है बाय हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर में व्यवस्था ही नहीं है। हेलीकॉप्टर 25 आदमी 30 आदमी दिन का ले जा रहे हैं लोग। 25-30 आदमियों में क्या, आप जब कह रहे थे इस बार अपार संभावना है, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्या इतने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपने बोला? जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, और उसमें भी IRCTC के थ्रू इनका रिजर्वेशन हो रहा है। सुबह काउंटर खुलता बाद में कि पहले वो सीटें फुल हो जाती हैं। तो आप बताएं वहां पे किस तरह से आप यात्रियों को ले जाएंगे? लोग बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है आशीष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रदेश का एग्जाम्पल सेट करें, लेकिन अगर हम चुनौतियां फेस कर रहे हैं तो हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, उनसे सीख के अपने प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए। और इतने राज्यों में अगर ये डिस्कशन हमारे प्रदेश में हो रहा है तो ये तो गौरव की बात है। बुराई कुछ नहीं मैडम। अगर आज एक बात बताएं, हर बात में तो हमारे माननीय धामी जी दिल्ली पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। कोई बात नहीं, आप 100 करोड़ यहाँ लगा रहे हैं, आप वहां से 500-1000 करोड़ रुपए लेके आते हैं और इस बैठक को एक को टिहरी में करते, एक को पौड़ी में करते, एक को कहीं और क्षेत्र गांव में कर देते, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का भी विकास होता, राज्य के लोगों का भला होता। आप बैठकें कहाँ कर रहे हैं? ऋषिकेश में 100 करोड़ रुपए कैसे लगा दिया आपने 100 लोगों के ऊपर? तो कहीं ना कहीं मैडम ये पैसों की बंदर बांट है और ये कुछ नहीं है। आप देखिए ना, करप्शन कहाँ खत्म हुआ? आप जिस विभाग में जाए वो तो आदमी बोलता नहीं है, जिसका क्या एक बैठक से करप्शन खत्म हो जाता है? लेकिन ये है कि कोशिश तो की जा रही है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर बैठकों में कुछ डिस्कशन निकल कर आ रहा है, कुछ निकल कर आ रहा है, उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो आप ऐसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं एक बैठक हुई और करप्शन खत्म? मैडम बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है और सबको बातें करनी आती है। अगर किसी को बोले तू भाषण दे दे, तू कुछ समझा दे, वो भी इतना बढ़िया समझा देगा कि सुबह 5 बजे उठो, 10 किलोमीटर चलो, ऐसे करो वैसे करो, सब नियम पर। असल में धरातल में उस काम को लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अनुपम खत्री जी, आपने भी वही बात बोली जो आशीष नौटियाल जी ने कही कि पैसे की बंदरबाट है, पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं है। आपने प्रॉब्लम्स भी गिनाए, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात की जाए तो तमाम राज्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी मुद्दे पर हम बैठक करने जा रहे हैं तो इसके मसले में आपको क्या लगता है, गलत क्यों है? जी देखिए, गलत इस
ये बात नहीं है कि बैठकें हो रही है या इतने सारे देश हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे, नो डाउट इसके पीछे का सही क्लॉज तो यही है कि भाई जब इतने सारे देश मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो सभी को एक दूसरे से फायदा होता है। बिल्कुल, ये फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट हमारे प्रदेश का क्या है? आपके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आए, उन्होंने आपको बड़े अच्छा ज्ञान दे दिया, लेकिन आपने उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, हरकतें आपकी वही रही, तो उस बैठक का फायदा क्या? आपने भ्रष्टाचार के ऊपर खड़े होके जो आपके स्टाफ ने लिख के दिया, आपने वो भाषण अभिभाषण पढ़ दिया, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो प्रेमचंद अग्रवाल सड़कों पे लोगों को मारता फिर रहा है कैबिनेट मिनिस्टर होके। जब आपके अंदर एक शालीनता ही नहीं है, जब आपके अंदर सही परंपरा को निर्वाह करने का कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो इतनी बड़ी बैठकें करने से भी लाभ कुछ नहीं मिलेगा मैडम। इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं, जी, हमारा कोई स्टेटमेंट देश के विरोध में नहीं है। हम भी देश का ही विकास चाहते हैं, हम भी प्रदेश का विकास चाहते हैं और इसी विकास की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये फैसला बड़ा अच्छा है, ये आयोजन बहुत अच्छा है, मैं इस आयोजन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि ये आयोजन तो बहुत अच्छा है, पर जो आयोजन करने वाले हमारे लोग हैं, जो अभी बड़ा सीना चौड़ा कर रहे हैं या अपनी पीठ पर दबा के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका रियलिटी फैक्ट भी तो चेक कीजिए ना। इनकी रियलिटी क्या है? आज जीरो टॉलरेंस का नारा सुनते सुनते कान पे अब ये बासी खबर सी हो गई, जीरो टॉलरेंस। अब तो लगता है कोई जीरो टॉलरेंस बोल रहा है तो मजाक कर रहा है, चुटकुला सुना रहा है, क्योंकि रियलिटी में तो जीरो टॉलरेंस नाम की चीज कहीं है ही नहीं। मर्डर हो रहे हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई रेप केस हो रहे हैं उसमें विधायक जाके इनकी क्राइम सीन तोड़ देते हैं खुलेआम। आप नौकरी करने वाले बच्चों का हाल देख लीजिए, कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, वन आरक्षियों को इन्होंने सड़कों पे बैठा दिया है, जानवर गांव में घुस रहे हैं, लोगों पे हमले कर रहे हैं। आज इंसान जानवरों के खिलाफ हो रहे हैं, उनको लग रहा है हमारा दुश्मन ये गुलदार है। वो बेजुबान जीव छोड़ना तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन तो वो व्यवस्था है जिसने उसको खुद ही छूट दे दी कि भाई अपना शिकार ढूंढने तू गाँव में भी घुस जा। तो पहाड़ विरोधी नीतियां यहाँ चल रही हैं, ऐसे में ये खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। और वाकई अगर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं तो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसे पैसे की बर्बादी ही कहेगा और कहा जाएगा। अगर यही काम सुचारू रूप से होता, अभी जैसे भाई बोल रहे थे कि ऋषिकेश में आपने क्यों किया, मैं भी इस बात पर सहमत करूंगा। आपको अगर पहाड़ का कल्चर दिखाना ही था तो आप उनको पहाड़ की जड़ पे लेके जाते ना, वहाँ टॉप पे लेके जाते, ताकि पूरे रास्ते भी बनते संवरते, लोगों का फायदा होता, वहाँ तक इतने लोग पहुँचते, डेलीगेशन रहता, स्थानीय व्यापारियों का भी फायदा होता। आपने जॉर्जी एयरपोर्ट पे उन्हें उतारा, वहीं बगल में बैठक कराई, उसके बाद उतने 100 करोड़ रुपए कहाँ चला गया, ये सवाल तो उठेगा लाजमी है। ठीक है, भाई एक लिमिट होगी खर्चे की। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। आपके पास आऊंगी अनुपम खत्री जी, मैं अब जाऊंगी राजेंद्र बिष्ट जी के पास। राजेंद्र बिष्ट जी, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, यूकेडी है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के खास तौर पर, क्योंकि इस बार मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का रहने वाला है, पिछले बार करप्शन था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां इस बार G20 देशों के सामने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? देखिए मैम, स्पेशली हम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट रिलेशन जो है एक तो पॉपुलेशन से है जी, एक ग्रोथ से है, दूसरा जो आने वाले जो समय है उसको हम 10, 15, 20, 25 साल 50 साल का जो है उसमें एक प्लानिंग करते हैं और किस तरह से हम अपने आप को उस नए आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए कि चाहे आपका रहने का हो, रेजिडेंशियल हो, चाहे आपका कमर्शियल हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से हम करेंगे कि आने वाले समय में जो पॉपुलेशन है उसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मिले, लोगों को कम से कम समय में जो है लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सके, लोग जो है कम से कम पैसे में किस तरह से जो है अपना काम कर सके और लोगों को कितनी सहूलियतें हों आने वाले, तो ये सारी चैलेंजेस है। और सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है मैम वो आने वाले समय में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इन्वायरमेंट में जिस तरह से जो है बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको कैसे वो चैलेंजिंग है, हम उसको कैसे उसको
एक कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ये भी प्लानिंग होती है कि आने वाले समय, जैसे हमारी जो है अगर पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अगर वो 160 170 करोड़ होती है 10 सालों में 15 सालों में, तो उसके लिए हम लोग किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिससे जो है हम लोग उस टाइम के लिए 20 साल 10 साल के बाद जो है हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा राजेंद्र बिज जी, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ सर, क्योंकि पिछले बार जब एंटी करप्शन की जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हमारा प्रदेश हिमालयी राज्य है, यहाँ पर हिमालयी राज्य के हिसाब से मीटिंग होनी चाहिए थी, उससे जुड़े मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे वो पहाड़ों पर आपका रोपवे बनाना हो, रोड्स बनाना हो, और सेंसिटिव जोन्स में किस तरीके से काम हो रहा है, ये एग्जाम्पल उत्तराखंड सेट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है नदियां हैं बहुत सारी, नदियों को हम किस तरह ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है हमारा फ्रेजाइल जो हिमालय है उस हिमालय को हम किस तरह से इको सेंसिटिव जोन्स हैं उनमें हम कैसे अपनी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक को जो है बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कैसे जो है आने वाले समय पे, अगर सपोज हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उस पे हम कैसे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि जैसे सपोज हम बात करते हैं 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ आदमी यहाँ पे आता है, तो कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। हम अगर टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं तो किस तरह के हम होटल्स हमारे पास होने चाहिए, किस तरह के हमारे पास जो है मतलब एयरपोर्ट्स होने चाहिए, किस तरह के हमारे पास जो है और जो है जो टूरिज्म है उसको हम डेवलप कर सके, इकोनॉमिक वे से कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो ये सारी इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है, उस इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो है कैसे हम उत्तराखंड को विकास कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये तो सरकारों पे और उनके लोगों पे जो है बात है, जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनसे इनपुट लेके और उसको अपने प्लानिंग में कैसे उसका समावेश करें, कैसे इंटीग्रेट करें उसको, तो आने वाले समय पे हमारे उत्तराखंड को फायदा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी पड़ेगी और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी संजीव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक हम बात कर रहे हैं, चैलेंजेस उत्तराखंड के सामने बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इस बैठक की मेज़बानी कर रहे हैं। तो हमारे पक्ष से क्या ऐसी चैलेंजेस हैं जो रखी जाएंगी इस बैठक में, क्या ऐसे तरीके हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए? क्योंकि पहाड़ी राज्य की बात कर ली जाए, इको सेंसिटिव जोन्स में कई क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर 4 और 5 लेवल के अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो उसके लिहाज से क्या तैयारी है सरकार और प्रशासन की? दिव्य जी देखिए, उत्तराखंड अपने आप में एक लीडिंग भूमिका में आज है और हम यदि बोलें उत्तराखंड नंबर 1 तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जिस प्रकार से, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। जी। मैंने कहा उत्तराखंड नंबर 1, अटल आयुष्मान योजना जो हम उत्तराखंड में दे रहे हैं, तमाम 1 करोड़ 25 लाख जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनको सभी को हम उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना के लाभ से सुसज्जित कर रहे हैं, जो कि पूरे देश भर में कहीं नहीं है, केवल उत्तराखंड में। इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड नंबर 1। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लाई गई, उसका ड्राफ्ट लेकर आया गया और मैं सोचता हूँ 30 जून के पश्चात कभी भी जिस प्रकार से हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला, यूसीसी के ऊपर काम करने वाला राज्य भी उत्तराखंड होगा। जिस प्रकार से नकल विरोधी कानून उत्तराखंड सबसे पहले लाए, हम लोग लेकर आए, तो इस लिहाज से भी युवाओं के भविष्य के लिए सोचने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां जो कठोरतम कानून लेकर आया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ सोच का एक सफल उदाहरण और एक उनका दृढ़ सोच का एक नमूना मात्रा है। और जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच है, और तमाम जिस समय नीति आयोग की बैठकें होती हैं, अन्य बैठकें होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हर समय यही एक निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड को कैसे बेटर से बेटर हम लोग कर सकते हैं।
जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और जिस प्रकार से अब मैं आपकी बात पे आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे अब वो कर सकते हैं, तो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हम कहें तो उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे ऑल वेदर रोड की आप बात करें तो जिसमें 80% मेरा से सवाल अधिक चैलेंजेस को लेकर था सर। डेवलपमेंट तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। एनजीटी उसमें आ जाती है, आपका इको सेंसिटिव जोन उसमें आ जाता है। बिल्कुल आ रहा हूं दिव्या जी। देखिए, आपने कहा चैलेंजेस, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार का काम संभाला, उन्होंने जितने भी तमाम डिपार्टमेंट्स होते थे, चाहे एनजीटी हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इन सभी विभागों को आपस में बिठाया, एक साथ बिठाया और एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सबको सलाह दी कि कहीं पर भी किसी भी वजह से हमारी कोई भी योजना परियोजना न अटके न लटके, और काम त्वरित गति से हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप चाहे ऑल वेदर रोड की आप बात करें, ऑल वेदर रोड 80 से 90% हम लोग पूरा कर चुके हैं। कर्णप्रयाग रेल परियोजना आप देखिए, जिसमें लगभग 120 किलोमीटर के आसपास का जो पहाड़ों के अंदर अंदर ही पूरी टनल्स चल रही हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी। आज हमने पहुंचाने का काम किया। आज लगातार टनल्स पे काम चल रहा है। मोहंड जैसी जगह जो पिछले 60-70 सालों से ब्रिटिशर्स तो पहले रेल लाइन ले आए थे सर, वहाँ रेल ट्रैक्स तो पहले भी बन गए थे, वो उनकी विजन था, लेकिन उसके बाद वो चले गए। दिव्या जी अंग्रेजों को गए हुए तो 60-70 साल 75 साल हो गए, लेकिन 75 सालों के बाद जो सरकारें थी उनका पास कोई न नीति थी, न नियत थी, न कोई विजन था। उन लोगों ने 75 सालों में जो काम नहीं किया, 70 सालों में जो काम नहीं किया, हमने 9 साल में करके दिखाया है। और चाहे रोपवेज की बात हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे रोड रेल एयर कनेक्टिविटी की बात हो, उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में आज है। और हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि 2025 में उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हमने स्थापित करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जिस संकल्प के साथ वो लोग, आशीष नौटियाल जी अभी आप कमियां गिना रहे थे। दिव्या जी एक लाइन की बात है, मैं पूरा कर रहा हूँ। दिव्या जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम हमारी तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से मजबूती देने का यहाँ काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूँ। नौटियाल जी, अभी आपने कमियां गिनाई थी और अभी आपको संजीव वर्मा जी ने गिना दिया कि किन मायनों में उत्तराखंड नंबर 1 पर जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नंबर 1 है मैडम। मंत्री पीट रहे हैं, इतना तो कभी पहले हुआ ही नहीं कि एक मंत्री को खुद उतर के सड़कों में किसी को पीटना पड़ जाए। अभी संजीव भाई ने बताया 1 करोड़ 25 लाख लोगों को जो है आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है योजना का लाभ? अब उसके लिए राशन कार्ड मांग रहे हैं। राशन कार्ड आपने सरेंडर कर दिए, कैसे बन रहा है आयुष्मान कार्ड? आम जनता को पता ही नहीं, किसी का राशन, किसी का वो नहीं बने हुआ आयुष्मान कार्ड। कुछ लोगों ने, सीमित लोगों ने बनाए, मैंने तो नहीं बनाया। आप मेरा बनवा दीजिए, हमारा तो आवश्यकता होगी तो मेरे पास भेजिएगा, मैं बनवा के दूंगा। आप मेरा बना के दिखाएं, मैं बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। कैंप लगा रहे हैं, जब भी आपको आवश्यकता होगी, जिसको भी आवश्यकता होगी आप मेरे पास भेजिएगा, कोई कार्ड नहीं बन जिसको रहा है, आवश्यकता होगी आप मेरे पास भेजिएगा, मैं बनवा के दूंगा आयुष्मान कार्ड के सर, मैं नाम बनवा पे के दूंगा। ये धोखा कर रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। एक बात बताएं, आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को आयुष्मान कार्ड के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमें पता है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा जाता है। क्या आप सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकते थे? क्या आप 10 सरकारी अस्पताल और नहीं खुलवा सकते थे जहां आदमी जाए और अपना इलाज करा के घर आ जाए? वहां पे झूठे बिल बनाए जाते हैं, वहां पे जो ऑपरेशन नहीं करना होता उसका भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल
अस्पताल तो प्राइवेट है मैडम, उसको अपने पैसे से मतलब है, वो सरकार से पैसा ले रहा है। ये लूप होल्स की खबर हमने चलाई ले रहा है, है। ये लूप होल्स की बात हमने की। प्रॉब्लम है। अगर आज आप दूर हॉस्पिटल जाएंगे अगर भी कोई आपको बचा सकते हैं, और अगर बेस्ट हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर जहाँ मिलता है वहीं भेजा जाएगा ना। अरे सब मिलते हैं, आप रखो तो सही, आप नर्सों को तो रख नहीं पा रहे हैं, आप नर्सों को निकाल रहे हैं, वहाँ स्ट्रेचर देखिए लूप होल्स बहुत सारे हैं, लूप होल्स बहुत सारे हैं, आयुष्मान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक लेडीज को, आशीष नौटियाल जी, बीमार व्यक्ति को वो आज भी कंधे में लेके आ रहे हैं पूरे रास्ते में, कह रहे हमें नहीं चाहिए मोदी की। लेकिन जो बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ऑल वेदर रोड की उन्होंने बात की, ऑल वेदर रोड की उन्होंने बात की, बेरोजगारी, उन्होंने रेल लाइन की बात की, उन्होंने रेल लाइन, हमारी सरकार ने दिया, मैं आपकी सरकारें नहीं दे पाई, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सरकार दे रही है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप महंगाई कर रहे हैं, आप किस बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? डॉलर गिरता था तो बड़ी शर्म आती थी आपको, आज बढ़ते बड़ा गर्व महसूस करते हैं आप लोग। ठीक है, बॉर्डरों में देखो क्या हाल हो रहे हैं, हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, रोज सुनने में आता है, ये कैसे हो रहा है? पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे, जिस समय आपका कार्यकाल जिस समय यूपीए की सरकारें थी, हर जगह लिखा रहता था आप देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस आर्टिकल को, इस पार्टिकल को ना छुए, बम हो सकता है। आतंकवाद का हर समय भय रहता था। आज बताइए कहाँ है आतंकवाद? आज बताइए कहाँ है आतंकवाद? दोनों भटक रहे। एक मिनट, दिल्ली में बैठी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, अनुपम खत्री जी, आप उसको बचा रहे हैं अपने ब्रिजभूषण को, आप उसमें कार्रवाई नहीं करना चाहते। अनुपम खत्री जी, यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता ने ये गिनाया कि उत्तराखंड किन मायनों में नंबर 1 है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने G20 का स्वागत जरूर किया है, लेकिन कहा है कि कई कमियां इस प्रदेश में हैं, लेकिन कई उपलब्धियां भी गिना दी हैं भाजपा प्रवक्ता ने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जी, झूठ बोलने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये शुरुआत करते हैं मेरे भाई, देखने को मिली थी, धरातल से काम करते हैं, बनने से पहले इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। बीच में ना बोलिए प्लीज। सुन लेते। जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, और बाद में अमित शाह ने बैठ के बोल दिया था चुनावी शगुफ्ता है, तो प्रमाणित झूठे थे पूरी तरह से। अब रही बात, देखिए नंबर 1 की, भाई साहब ने बोला, हमारे आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता जी ने, कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि उत्तराखंड नंबर 1 है। शिक्षा के मामले में 2022 की एक रिपोर्ट जब आई है शिक्षा मंत्रालय से, तो हमारा 35वां स्थान है देश में, जिसमें शिक्षा का स्तर इतना नीचे होगा, वो नंबर 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि शिक्षा ही दिशा निर्धारित करती है। और जहाँ शिक्षा के हाल ये हैं, और अभी तो आप ही के चैनल में कुछ दिन पहले इसी को लेकर डिबेट हुई है, जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड निकल के आए बच्चों के, औंधे मुंह गिरे हैं सब। तो ऐसे में आप इतने मुस्कुराते हुए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि कैसे कह सकता है कोई कि सब बढ़िया चल रहा है। अब या तो वो 3 इडियट वाली पिक्चर का इन्होंने आमिर खान का डायलॉग ले रखा है, ऑल इज वेल कहते रहो और अपने चलते रहो। तो देखिए, G20 की बैठकें हो रही हैं, ये ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, ये होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। सब देश एकजुट हो रहे हैं, देश आज नई नीतियां बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र सऊदी होके आए दुबई, वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बना दी गई है जिसके अंदर जब आप जाएंगे तो 30 साल बाद का भविष्य दिखाया जाता है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं दिखाया जाता है, भविष्य दिखाया जाता है। धर्म के ऊपर बातें नहीं होती हैं, तरक्की पे बातें होती हैं। और उत्तराखंड का अगर हम हाल कहें तो अभी हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की रथ यात्रा निकली है, जो कुमाऊं के पहाड़ों की तरफ गई। मैं वहाँ की क्लिप्स आपको भेजूंगा मैडम, कभी आप देखेगा कि ऊपर पहाड़ों में क्या हाल है। ये जिस विकास की बात करते हैं वो भावर और मैदानी इलाकों के अलावा कहाँ पहुँचा है मुझे बताइए। कोई भी एक अस्पताल, कोई भी अच्छे स्कूल्स, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स क्या पहाड़ों में डेवलप किए गए? आपने भू कानून को तोड़ मरोड़ के अपने यहाँ पे बार बार इन्वेस्टर सबमिट करा के उसको इतना तोड़ मरोड़ दिया कि अब वो ओपन टू ऑल हो गई जमीन। जो उत्तराखंड शुरुआती दौर से भू कानून के लिए लड़ रहा है, आवाजें उठा रहा है। दिवाकर भट्ट जी जब हमारे राजस्व मंत्री थे, उन्होंने भू कानून को उस समय पे लागू करवाया था। उसके बाद से इन्वेस्टर समिट के नाम पे वो लगातार बदलते चला गया, और अब उसका हाल ये हो गया कि कुछ दिन पहले ऐड निकला, भाई हरिद्वार में सब फ्री कर दिया गया है, आइए और खूब रजिस्ट्री करवाइए। तो ये किस तरह का दोहरा पैमाना अपनाते हैं?
ठीक है। आप अगर कह रहे हैं सब सही है तो आप सही करके दिखाइए, हम भी बैठ के तारीफ करेंगे। ठीक है, हम भी अपने कुछ और काम धंधे करेंगे, क्यों लगेंगे समाज सेवा में जब अगर आप समाज संभाल सको। बिल्कुल। राजेंद्र जी, जी राजेंद्र जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स और पार्क्स इस तरीके की व्यवस्थाएं भी नहीं आती, इसमें एजुकेशन, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जाए वो भी आता है। चुनौतियां बहुत सारी हैं इस प्रदेश में, हिमालयी राज्य होने की वजह से भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप बजट अभी ये सुनने में आया है कि केंद्र सरकार ने सीलिंग जो है वो तय कर दी है, इससे ऊपर आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं भेज सकते हैं केंद्र को। तो इस तरीके से जो चुनौतियां आई हैं किस तरीके से पार पाया जा सकता है? अगर हम 2025 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कि आपको लगता है 2025 तक ये चैलेंजेस पूरे किए जा सकते हैं? देखिए दिव्या जी, हम बात करते हैं सरकारों की, तो सरकारों का अगर जो है उनके अंदर सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के अंदर अगर दम है, सरकार के अंदर सोच है, विचारधारा है, सरकार के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन की जो है अगर उनके अंदर काबिलियत है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार एक तरफ से राजा है ना, और बाकी लोग प्रजा हैं। सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो चाहे तो हर प्रदेश को बदल सकती है। लेकिन क्या होता है कि जब राजनीति आती है और ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है, और नीचे जो अगर आप ये देखेंगे जो कर्मचारी लोग हैं उनके जो माइंडसेट जो है ना, उनका माइंडसेट नहीं बदलता, तो ये सब चीजें जो है बड़ी खतरनाक हो जाती हैं, एक अच्छी सोच के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन न होना। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने से सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है वो एक चैलेंज है। एक चैलेंज ये है कि जो यहाँ पे खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अगर मैदानी इलाकों से बात करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट आधे में होता है। तो एक तो पहली चीज है जो जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे जो है इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना। तो उसके लिए हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और ज्यादा खर्च हम कैसे कर सकते हैं कि जब हमारी इनकम ज्यादा हो, जब हम जो है क्या कहते हैं अपनी इनकम बढ़ाएं। और इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नई सोच पैदा करनी पड़ेगी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें रोड्स बनाने पड़ेंगे, हमें जो है क्या कहते हैं लॉजिस्टिक बनाना पड़ेगा, हमें ऐसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसमें जो है काफी जो है इंडस्ट्रीज आए, वो प्रोड्यूस करें। हम सर्विस इंडस्ट्रीज को बढ़ा दे सकते हैं, हम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ा दे सकते हैं। ऐसी जो है इंडस्ट्रीज लगाएं जिसमें हमारा रेवेन्यू बढ़े, जिसमें हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़े, हमारी इनकम बढ़े, हमारी रोजगार बढ़े। जब रोजगार बढ़ेंगे तो एक तरह से वो साइक्लिकल हो जाएगा, और धीरे धीरे करके हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है आगे बढ़ने में हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी होगा। तो ये सब एक न एक से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बट हिमालय राज्य होने से जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे अपने जो है जिसे हम कहते हैं इको सेंसिटिव होने से उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ की जो है बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल अलग है। तो हमारी जो सोच जो है किसी और स्टेट से ना सोचकर हमें दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें इसके इकोनॉमी को दूसरे तरह से डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम इसको जो है अग्रणी लाएंगे। और ये जो बहुत चैलेंजिंग है, अगर आप बजट की बात करते हैं करीबन 76,000 करोड़ का एक साल का बजट है, उसमें अगर आप ये देखें कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 30 to 40% हमारा जो एक्सपेंडिचर सिर्फ सैलरीज में जाता है। तो हमें किस तरीके से हम उसको कम करना पड़ेगा। हम राजनीति से ठीक है, आज हम सब कहते हैं कि साहब हमें सरकारी नौकरी चाहिए, आप समझ लीजिए हम सरकार की बात करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें करना चाहिए, लेकिन सरकार हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकती। सरकार जो है हर एक को जो है मतलब नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। तो उसके लिए हमें रोजगार पैदा करना पड़ेगा, हमें प्राइवेट ऐसी कंपनीज में बढ़ावा करना पड़ेगा कि जहाँ लोगों को रोजगार मिले, जहाँ लोगों का जो है कुछ प्रोडक्शन हो, लोग जो है कुछ अपने आप के अपने टैलेंट को उसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे सरकारों को सोचना पड़ेगा। और सोचने के अलावा सरकारें सोचती है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार सोचती है, मैं नहीं कह रहा पुष्कर सिंह धामी नहीं सोचते, वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो धरातल पे इम्प्लीमेंट कितना होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा होता है। राजेंद्र जी ने कुछ बातें कही हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हम कमा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हमें याद है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, कई सारे एमओयूज़ यहाँ पर साइन हुए थे और कहा गया था कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए एमओयू साइन करके गई हैं उनका कहाँ पर उनका स्टेटस क्या है, और हाल फिलहाल में ये भी तय हुआ था कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको भी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी
जितने आपके होटलियर्स हैं या ऐसे एसोसिएशंस हैं उनके साथ टाई अप करके उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक तरीका है अपना जो अपनी इनकम है वो बढ़ाने का, कि एक बार स्किल्ड लेबर आपके स्टेट में होगी तो शायद आपकी इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर आएंगी तो भी हमारी इनकम बढ़ेगी। तो ऐसे में उसका स्टेटस क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। दिव्या जी, हमारे राजेंद्र जी ने जो बातें कही, मैं उनकी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए उनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ काफ़ी बातों से। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारे बजट में जितने साधन संसाधन हैं, हमको यहाँ की आय बढ़ानी होगी। साधन संसाधन आय के जो हमारे पास सीमित स्रोत हैं उनको हमने बढ़ाना होगा। और जब संसाधन हमारे बढ़ेंगे, वो जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट की आपने बात कही, तो अभी जो पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें लगभग 28,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर आए, और यहाँ पर उससे मैं सोचता हूँ काफी हद तक रोजगार भी बढ़ा है, काफी लोगों को रोजगार भी मिला। अब सरकार के पास जो सरकारी नौकरियां हैं वो सीमित हैं। दिव्या जी, आप भी समझती हैं, मेरे कांग्रेस के मित्र हैं वो भी मैं सोचता हूँ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमको जो रोजगार देना है उसके लिए हमको प्राइवेट सेक्टर में उसको बढ़ावा देना होगा। और जो सरकार काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कहाँ है उत्तराखंड में? अगर आप ज्यादातर देखेंगे इस वक्त दिल्ली नोएडा अगर हब बन चुका है तो मोस्टली जो उत्तराखंड से लोग हैं वो दिल्ली नोएडा में बसे हुए हैं, वहां से आना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे स्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाहर मिल रही हैं। तो आखिर हम ऐसा क्या करें? कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज सर आई हैं? मैं नाम जानना चाहती हूँ उन कंपनीज के। दिव्या जी, देखिए बहुत सी कंपनियां आई हैं, साथ ही जो सरकार ने सोलर पार्क लगाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी काम किया, उसमें जितने हमारा उत्तराखंड का युवा है उसको अन्यत्र प्रदेशों में ना जाना पड़े, अपने घर पे ही उसको रोजगार मिले, अपने जिले में और अपने घर के आसपास ही उसके पास यदि कोई 2 बीघा 1 बीघा 3 बीघा जितनी भी जमीन है, अभी तक जो हमारा सोलर का एक ये बना हुआ था, नीति बनी थी, उसको और ज्यादा थोड़ा छोटा करते हुए अभी तक 1 मेगावाट के प्लांट देने की बात थी। अब सरकार के द्वारा 200 किलोवाट तक के भी जो सोलर के प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं। उसके लिए वो सरकार तो सोलर पार्क हो गया, प्राइवेट सेक्टर की बात कीजिए ना सर। दिव्या जी, ये प्राइवेट ही है। हर कोई सोलर पार्क में काम नहीं करेगा ना सर। ये हर कोई सोलर पार्क में काम नहीं करेगा ना सर। दिव्या जी, आप बीच में बोल जाती हैं ना मेरी बात को आने नहीं देती। सोलर पार्क बोला ना, मैंने पहले ये पूछा था कि आप कुछ प्राइवेट फर्म्स के नाम बता दीजिए जिन्होंने एमओयू साइन करे हैं यहाँ पर। अरे दिव्या जी, बोलने भी दिया कीजिए। आप बीच में बोल जाती हैं। मेरा सवाल ही वही था, आपका सवाल वही था, आपका सवाल रोजगार के ऊपर था। मैंने भी यही बोला कि सरकार ने, मैंने प्राइवेट सेक्टर का सवाल पूछा था सर आपसे। दिव्या जी, स्वरोजगार प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। हम लोग होम स्टे की योजना लेकर आए हैं जहाँ घर घर में अपने आप को भी रोजगार मिल रहा है, हम साथ में 5-5 7-7 और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। जिस प्रकार से अभी लखवाड़ जो हमारी परियोजना बन रही है उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, जिससे 5 प्रदेशों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और हम सरप्लस बिजली को अन्य प्रदेशों को भी दे सकते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं। आपने अभी बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अपना एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में हम सेंट्रल स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं और उस पर काम चालू हो गया है। तमाम नई यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने अभी बनाई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं, नए अस्पताल बना रहे हैं। हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स अपने
बना चुके हैं एक छोटा सा सवाल और है, सर। आपने ऑक्सीजन केवी बेड की बना बात की, चुके हैं। आपने सेंट्रल स्कूल की बात की, कितने सेंट्रल स्कूल की बात आप लोग करने जा रहे हैं? दिव्या जी, देखिए हर ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल की बात हुई है और हर ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल बनाए जा रहे हैं। और देखिए इससे हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, चाहे रोड हो, रेल हो, एयर हो, चाहे पुल हो, चाहे रोपवेज हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवेज हो, चाहे टनल्स हो। जहां आपने मेरी बात अधूरी छोड़ दी थी उस समय, अभी पिछले 6 दशकों तक, 6 नहीं बल्कि 7 दशकों तक, जब हम दिल्ली से चलते थे तो हमारा मोबाइल बिहारीगढ़ में बंद हो जाया करता था और चालू होता था क्लेमेंट टाउन में। बीच में कोई नेटवर्क ही नहीं आता था। अभी हमारी सरकार के चलते, हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति के चलते, हमने वहां पर मोबाइल टावर्स पहली बार लगाए हैं। पिछले 7 दशकों में पहली बार हमारी ये उपलब्धि है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, डाटा कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। जहां पूरे उत्तराखंड भर में हमने अभी 1100 नए टावर्स लगाने का काम किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है दिव्या जी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आप बनारस में देखिए, बनारस में हम गंगा में क्रूज चला रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आप देखिए। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी आपके पास आऊंगी। फाइनल कमेंट आप दीजिए शॉर्ट में कि क्या समझते हैं जो बैठक होने जा रही है ऋषिकेश में, उसको लेकर क्या उम्मीदें आपकी हैं कि इससे क्या निकल कर आएगा? अभी मैं यही चैनल के माध्यम से देख रहा था कि इन्होंने अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल से लोगों को बुला के वहां पे इकट्ठा किया ऋषिकेश में, और तब इन्होंने दिखाई कि ये देखो हमारी संस्कृति है। जो ये आज बहुत चिल्ला रहे हैं कि हमारी संस्कृति दिखा दी हमने, इन्होंने तो ये संस्कृति तो इन सबको तैयार करके आप वहीं ले जा लो इनके देशों में और वहीं दिखा के ले आओ। ये संस्कृति दिखाने का तरीका है। अगर आपको वाकई संस्कृति दिखानी है तो इनको वहां लेके जाना चाहिए था जहाँ की वो एक्चुअल संस्कृति है। तो देखते आप बनावटी तैयार करके वहां से लेके आते हैं और दिखा रहे हैं यही हमारे चैनल में चल रहा है, और उस संस्कृति को यहाँ तो ये सब वहां जाके भी दिखा सकते थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, 9 साल में आपने 9 कौन से नए आपके आने के बाद ऐसे टेलीकॉम सेक्टर कौन से 9 नए आ गए, ऐसी 9 मोबाइल की कौन सी कंपनियां आ गई जिन्होंने अपना यहाँ बिजनेस शुरू किया हो? आपने जो थी नहीं वो वाली नहीं कह रहा हूँ, जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है वो गिनाए आपने टेलीनॉर बंद कराई, आपने एयरसेल बंद करवाई, हमारे टाइम की कंपनी है टेलीनॉर, एयरसेल, वोडाफोन, उस टाइम की सारी कंपनियां थी। आपने सब बंद करा, एक रिलायंस को आपने, एक जियो को आपने जिंदा कर दिया। ठीक है, आपने इन 9 सालों में कितने भाजपाइयों के यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे मरवाए? आप ये बताएं कि दलाली वाले लोग कितने अस्पताल, आप बताएं ना 9 साल में कितने अस्पताल यहाँ खुले, आप इनका ब्यौरा दें। कितने स्कूल खुले, मेडिकल कॉलेज बने, 6 मेडिकल कॉलेज बने, नाम बताएं, मेडिकल कॉलेज बने। अरे कागजों में तो आपने 600 बना दिए होंगे, कागजों में आप सब कुछ करते हैं, धरातल पे आप लोग जीरो हैं। आपने धरातल पे कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी करते थी, आईटी कॉलेज जो 50 सालों से लटकी हुई परियोजनाएं, उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 50 साल से अनुपम खत्री जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी सर आपसे। आपको क्या उम्मीद है इस बैठक से, जो आखिरी तीसरी और आखिरी बैठक हो रही है? लगा दो फाइनल कमेंट प्लीज, दूसरे की सुनो सर, प्लीज दोनों चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए आप दूसरों को भी सुनने जैसा टाइम जा रहा है सर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फाइनल कमेंट का टाइम हो गया। एक मिनट ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कीजिए। अनुपम खत्री जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर प्लीज, फाइनल कमेंट का समय हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, आप शांत हो जाइए, समय नहीं है सर। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट का समय चला गया है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमने जो जिस तरीके से जिक्र किया है कि तीसरी और आखिरी बैठक ऋषिकेश में होने जा रही है, ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाएगी और डिस्कशन होगा कि किस तरीके से G20 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चुनौतियां हैं, उसमें किस तरह से नई
तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है और इससे जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अब देखना ये होगा कि कितनी कारगर ये बैठक हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए साबित होती है, क्योंकि इन बैठक से कुछ हुआ हो या ना, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर हुई है कि उत्तराखंड को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में उभरने का एक शानदार मौका मिला है। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से विदेशी मेहमान आ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कई मायनों में न सिर्फ टूरिज्म और योग के लिए अब उत्तराखंड जाना जाता है, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बैठकों के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।